नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम अभी पढ़ रहे हैं आपके 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे आपका 4th चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। यानी कि ये जो चैप्टर है ये एन फ्रैंक की डायरी में से कुछ अंश लिए हुए हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एन फ्रैंक जो है वो एक बच्ची है जिसने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को एक डायरी में लिखा, और उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पिताजी ने उस डायरी को पब्लिश करवाया एक न्यूज़पेपर में, और बाद में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ, मूवीज़ और नृत्य नाटिकाएँ, ओपेरा भी बना। तो क्या ऐसा लिखा उस छोटी सी बच्ची ने अपनी डायरी में, वो पढ़ने के लिए, वो जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पूरा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। और ये जो कहानी है ये हमें उस समय की याद दिलाती है जब जर्मनी ने नीदरलैंड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो एम्स्टर्डम की कुछ घटनाएं हैं जो उसने यहाँ पर चिन्हित की हैं अपनी डायरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है और हमें इस चैप्टर को पढ़ के पता चलेगा कि इतिहास में किस तरह की घटनाएं पहले घटित हुई हैं कि इस बच्ची को एक डायरी में ये सब कुछ लिखना पड़ा। किस तरह से वो अपने परिवार के साथ कैद हो गई एक ही जगह पे, और अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने कितना संघर्ष किया, और अंत में उस संघर्ष के दौरान ही इस बच्ची की और इसके पूरे परिवार की मृत्यु भी हो जाती है। सिर्फ इसके पिता ही उसमें बचते हैं, जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक इंसिडेंट को, फिर हम साथ साथ में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो पहले हम देखते हैं आपकी क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर में कोई भी पार्ट स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्योंकि अभी ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है पार्ट 1 में, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डायरी लिखने की जो प्रेरणा है वो इस बच्ची को मिलती है। एनालिस मारी एन फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। यानी ये जो बच्ची है जिसका नाम एन फ्रैंक है, इसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ, और मृत्यु जो है फरवरी और मार्च के किसी महीने के बीच में हुई है, जिसकी डेट मेंशन नहीं है। वॉज अ जर्मन born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो घटना है ये द्वितीय विश्व युद्ध की है, जिस समय वो अपने परिवार और अपने 4 दोस्तों के साथ में एक जगह पे एम्स्टर्डम में छिपी हुई थी, क्योंकि नाजियों का कब्ज़ा वहाँ पर हो गया था। उस दौरान उसने ये पूरा जो डायरी है वो लिखी, और वैसे वो बच्ची जर्मन थी, वॉज जर्मन, पर वो जन्म से यहूदी थी। ज्यूइश गर्ल हु रोट, और वो यहूदी बच्ची थी, और उसने ये जो पूरी की पूरी डायरी है वो तब लिखी थी जब वो लोग वहाँ पे छिपे हुए थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, और उसका जो परिवार है वो वहाँ से शिफ्ट होके एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गए थे वो लोग, जब नाजीज ने कब्ज़ा कर लिया था नीदरलैंड के ऊपर। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, लेकिन उनको पकड़ लिया गया था, यानी वो लोग पकड़े जा चुके थे उस समय जब नाजीज ने अपना जो विस्तार है वो आगे बढ़ाया, कहाँ तक? नीदरलैंड तक। एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। यानी कि प्रोसिक्यूशंस का मतलब होता है अत्याचार। जैसे जैसे ये अत्याचार बढ़ते गए तो ये जो ज्यूइश परिवार था इसने क्या किया, ये 1942 जुलाई में इन्होंने अपने ही जो ऑटो फ्रैंक उनके फादर थे उनके ऑफिस में इन लोगों ने वहाँ पे शरण ली। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम। अब 2 साल तक वो लोग वहीं पे छुपे रहे, लेकिन किसी ने उनके बारे में जानकारी दे दी और वो लोग
पकड़े गए और विश्वासघात उनके साथ हुआ, जिसके कारण उनको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऐसी जगह होती है जहाँ पे जब भी कभी युद्ध चलता है तो जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं उनको पकड़ के उस जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है और उनको बहुत ही ज़्यादा यातनाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जर्मनी ने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। तो इन लोगों को, ये ज्यूइश थे, वहाँ से पकड़ के इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। बिट्रेड का मतलब होता है विश्वासघात करना या धोखा देना। ट्रांसपोर्टेड मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, माल ढोना भी कह सकते हैं आप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप मैंने आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन, जहाँ पर एन की मृत्यु टाइफस नाम की बीमारी से हो जाती है, इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। और उसकी मृत्यु कब होती है? उसकी कुछ ही दिनों पहले उसकी सिस्टर की भी मृत्यु हो गई होती है। उसके कुछ ही दिनों बाद में एन फ्रैंक की भी वहाँ पर उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर उन यातनाओं को सहते हुए मृत्यु हो जाती है। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम। और उसके जो पिताजी हैं, सिर्फ वो ही अकेले उस ग्रुप में बचते हैं। वो क्या करते हैं? एम्स्टर्डम वापस आते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वो युद्ध ख़त्म हो जाता है उसके बाद में वो वापस एम्स्टर्डम आते हैं, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और देखने के लिए कि अगर उनको उस बच्ची की डायरी मिल जाती है, सुरक्षित है, तो वो उसको वहाँ से ले आए। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश। अब वो वहाँ जाते हैं और उनको वहाँ पे एन की डायरी मिल जाती है। एन फ्रैंक की डायरी को वो लेके आते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपवाऊँगा। कन्विंस्ड यानी वो आश्वस्त हो जाते हैं जब डायरी उनको मिलती है। यूनिक यानी अपनी तरह का अकेला, कि ये तो एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी बेटी के द्वारा उसके अंदर वो सारी की सारी बातें लिखी गई थी जो उस युद्ध के दौरान उन्होंने यातनाएँ सही और किस तरह का वहाँ का माहौल था। तो वो वहाँ से उस डायरी को लेते हैं। टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, और इस नाम से, अंडर द नेम यानी एक जवान बच्ची की डायरी, इस नाम से, एक युवा बच्ची की डायरी, इस नाम से वो उस डायरी के अंदर लिखी हुई जितनी भी बातें होती हैं उनको वो छपवाते हैं एक न्यूज़पेपर में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम में लिखने के लिए। तो ये जो डायरी है उसके पास कहाँ से आई, इसका भी विवरण दिया गया है कि जब उसका 13वां जन्मदिन था तब उसको उपहार स्वरूप ये डायरी मिली थी, और इसमें वो सारी की सारी घटनाएं वो लिखती है। क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1944। ये आपको डेट्स याद रखनी चाहिए कि कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक की डिटेल्स आपको उस डायरी में मिलेंगी। तो एकदम साफ लिखा हुआ है कि वो जो डायरी है उसके अंदर 12 जून 1942 से उसने लिखना शुरू किया, और उसने 1 अगस्त 1944 तक, यानी 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक की जितनी भी घटनाएं थी वो उस बच्ची ने उस डायरी में लिखी थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड। इवेंचुअली मतलब होता है अंत में, और ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवाद करना, कि आखिर में उसको बहुत सारी और भी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया उसकी डायरी को। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। अब किस भाषा में वो ओरिजिनली लिखी गई थी वो डायरी, यानी एन फ्रैंक की जो भाषा थी वो डच भाषा थी, उसने डच भाषा में वो डायरी लिखी थी, और बाद में इसको और भी बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड। वाइडली का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत चारों तरफ जो होता है। वाइडली यानी द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक ये किताब, यानी ये जो डायरी के जो अंश थे ये बन गए। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इस डायरी के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ बनी, बहुत सारी फिल्में बनी, मूवीज़ बनी, टेलीविज़न के ऊपर भी इसको दिखाया गया, एंड थियोरेटिकल प्रोडक्शंस, और नाटक भी इसके ऊपर प्रस्तुत किए गए, एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन दी डायरी, और इसके ऊपर ओपेरा भी बना। ओपेरा एक तरह की नृत्य नाटिका होती है जो पूरा दिखाती है कि किस तरह से जो घटना है वो हुई होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस डायरी के ऊपर बनी, यानी इसको बेस बना के इन सब चीज़ों में, इन सब माध्यमों के द्वारा इस डायरी का जो भी कहानी थी वो सब लोगों तक पहुंचाई गई। तो इतनी फेमस ये किताब हुई।
डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, क्योंकि ये जो कहानी है, जो डायरी है जिसके अंदर जितनी भी घटनाएं लिखी हुई थी वो किसी विकसित मानसिकता वाले बच्चे के द्वारा लिखी हुई सी लगती थी। यानी कि वो जो बच्ची है एन फ्रैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके थॉट्स बहुत क्लियर थे, वो बहुत ही विकसित मानसिकता की बच्ची थी जिसने हर चीज़ को बहुत ही सही तरीके से उसमें पेन डाउन किया यानी लिखा है। मैच्योर यानी बहुत ही परिपक्व प्रौढ़ तरीके से, इनसाइटफुल यानी बहुत ज़्यादा व्यवहारिक, ये डायरी व्यवहारिक रूप से लिखी गई। इंटीमेट यानी जो सूचित करती है उस समय की घटनाओं के बारे में। एग्जामिनेशन यानी इम्तिहान, और ऑक्यूपेशन यानी नौकरी या व्यवसाय। डिस्क्राइब्ड एज अ वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। यानी नाजियों के कब्ज़े में जब वो लोग वहाँ पर थे उस समय उनके रोज़मर्रा में किस तरह की घटनाएं होती थी, क्या यातनाएं वो लोग सहन करते थे, किस तरह का माहौल था, कौन सी परिस्थितियों में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, कितना डर था, आतंक था, वो सब चीज़ें इस डायरी में उसने लिखी। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। अब जब इस डायरी को लोग पढ़ते हैं तब उनको पता चलता है कि किस प्रकार से एनी फ्रैंक ने इतनी भयंकर यातनाएं उसने, उसके परिवार ने और उस कंसंट्रेशन कैंप में रहने वाले लोगों ने सहन करी होंगी। रिनोड यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, डिस्कस्ड यानी विचार विमर्श करना, और होलोकॉस्ट विक्टिम्स यानी उस प्रलय के शिकार। यानी खाली एक एनी फ्रैंक नहीं थी, बहुत सारे लोग उसके फैमिली मेंबर्स, हालांकि उसके पिता भी वहाँ पे थे, वो बाद में बच गए, लेकिन जो भी लोग उस प्रलय के शिकार हुए थे उन सब के बारे में एक बहुत ही परिपक्व मानसिकता के साथ ये डायरी लिखी गई थी। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। यानी किसी डायरी के अंदर लिखना एक बहुत ही विचित्र या एक कहते हैं संजीदा अनुभव है। फॉर समवन लाइक मी, मेरे लिए, ये एन फ्रैंक कहती है कि जब उसने ये सोचा कि मेरे को अब एक डायरी में लिख लेना चाहिए, तो कहती हैं कि मेरे लिए बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस होगा क्योंकि मैं पहली बार ऐसा करने जा रही हूँ। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, सीम्स टू मी यानी वो कहती है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं पहली बार लिख रही हूँ, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old school girl। म्यूजिंग्स का मतलब होता है चिंतन। तो वो कहते हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि इस चिंतन के बारे में ना तो मैं इसके बारे में बाद में कुछ सोचूंगी या इसको पढ़ूंगी, और ना ही कोई और एक 13 साल की बच्ची ने अपनी डायरी में क्या लिखा है उसको जानने के लिए उत्सुक होगा, या किसी को कोई मतलब ही नहीं होगा कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ तक कि मैं खुद भी शायद उसको दोबारा ना पढ़ूँ। म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, की एक विद्यालय में पढ़ने वाली बच्ची ने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा, इसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओह वेल इट डजंट मैटर, फिर वो कहती है कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। अब वो कहती है कि अब सबसे बड़ी बात जो है, इम्पॉर्टेंट बात वो जो उसको अभी महसूस होती है, वो कहती है कि अभी मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया, यानी मेरे मन में और मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं जो मैं किसी के साथ बांटना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई मित्र नहीं है जिससे कि मैं अपने मन की बात कर सकूँ। तो मैं इन सब बातों को ऑफ माई चेस्ट यानी अपनी सीने से बाहर निकालना चाहती हूँ, मेरे माइंड से बाहर निकालना चाहती हूँ, उसको पेन डाउन करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, ताकि वो सब मेरे दिमाग से बाहर आ सकें। और इसमें मेरी मदद कौन कर सकता है, ये डायरी ही है जिसमें मैं अपने मन की सारी बातें लिख सकती हूँ। तो मुझे किसी की परवाह नहीं करनी कि कोई इस डायरी को पढ़े या ना पढ़े, पर मैं इस डायरी में अपने मन की सारी बातें लिखूँगी, इसको एक दोस्त मान के, एज अ फ्रेंड। ऑफ माई चेस्ट यानी मेरे सीने से बाहर, और स्ट्रेंज यानी अनोखा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने एक कहावत सुनी है कि जो पेपर होता है
वो यानी जो कागज़ होता है उसमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा सहनशील होता है मनुष्य से ज़्यादा। यानी कि अगर आप उसमें कुछ भी लिखते जाओगे वो आपको रिप्लाई नहीं करता, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए जवाब नहीं देता, बल्कि वो आपकी सिर्फ सुनता ही सुनता है। तो यानी कि अगर आपको अपनी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी पड़े जिसमें सहनशीलता हो, धैर्य हो, तो आपका भी मन हल्का हो जाएगा और आप अपनी सारी परेशानियों से बाहर भी आ जाओगे। आपका माइंड जब हल्का होगा तो आप रिलीफ फील करोगे। तो वो कहती है कि कागज़ पे लिखना, एक कागज़ जो है उसमें सबसे ज़्यादा धैर्य होता है, उसने एक कहावत सुनी थी। देन पीपल, लोगों से ज़्यादा पेशेंस यानी धैर्य। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैंने इस बारे में उन दिनों में सोचा जब मैं थोड़ी सी परेशान थी, थोड़ी डिप्रेस्ड थी, थोड़ी सी निराश थी, तब मेरे दिमाग में ये विचार आया। एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं अपने हाथों के बीच में ऐसे ठोड़ी के नीचे अपना हाथ लगा के दोनों में बैठ के सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। बोर्ड एंड लिस्टलेस वॉन्डरिंग, बोर्ड यानी समिति भी होता है, और वैसे वो कह रही कि मैं परेशान, बोर हो रही थी जो हम बोलते हैं उसके लिए। लिसन यानी सुस्त, वॉन्डरिंग यानी सोच, और मैं ये सोच रही थी, सुस्ती से बैठी हुई थी और इस बारे में सोच रही थी, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि घर पे ही रहूं या बाहर चली जाऊं। उस समय वो ये बच्ची इस तरह के एनवायरनमेंट में थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर जाऊं, घर पे बैठूं, क्या करूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, फिर आखिर में मैंने निर्णय लिया कि आखिरकार मैंने सोच ही लिया कि मैं यहीं पे ही रुक जाती हूँ। ब्रोडिंग, येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड, वो कहती कि हाँ, अब मुझे इस बात पे विश्वास हो रहा था कि पेपर में वास्तव में ही पेशेंस ज़्यादा होता है। ये मैंने इस बात पे निर्णय कर लिया कि अब मैं पेपर के ऊपर ही अपनी बातें लिखूँगी। ब्रोडिंग यानी विचार करते हुए, उस बारे में विचार करते हुए मैंने निर्णय ले लिया कि अब मुझे पेपर का ही हेल्प लेनी है, पेपर को ही एज ए फ्रेंड में कंसीडर करूँगी और अपने मन को हल्का करूँगी और सारी बातें उसमें लिखूँगी। बाहर नहीं गई वो बच्ची। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, अब वो जो डायरी है उसका विवरण देती है, उसके बारे में बताती है कि बहुत ही मोटे जिल्द का कवर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर जिल्द चढ़ा हुआ है और इसको लोग बाग डायरी कहते हैं। स्टिफ बैक का मतलब होता है कठोर जिल्द वाली। ग्रैंडली रेफर्ड टू, ग्रैंडली मतलब होता है शान से इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस चीज़ को? उसको डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड आई प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, प्रोबेबली यानी संभवतः, कि अगर वो कहती है कि जब तक मुझे कोई अच्छा मित्र नहीं मिल जाता, मेरा कोई दोस्त नहीं बन जाता जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं, तब तक ये डायरी ही मेरी मित्र के रूप में मैं इसको कंसिडर करूँगी। नाउ I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. वो कहती है कि अब मैंने इसी चीज़ को प्राथमिकता दे दी कि मैं डायरी को ही सबसे पहले नंबर पर रखूँगी, यानी डायरी को ही अपनी फ्रेंड कंसिडर करूँगी जब तक कि मुझे कोई दोस्त नहीं मिल जाता। रेफर टू यानी उसको उल्लेखित करते हुए कि ये डायरी ही अब मेरी दोस्त है। प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित किया। तो इस बात ने, इस विचार ने उसको बहुत प्रेरित किया कि अब ये डायरी है जो यही मेरी मित्र के रूप में काम आएगी और उसमें मैं सब चीज़ें लिखूंगी। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं आपको इस बात के बारे में एकदम क्लियरली यानी साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताना चाहती हूँ कि एक लड़की जो संसार में बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है, जो 13 साल की है, कंप्लीटली अलोन इन दिस, जो पूरी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, वो है नहीं क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। इसको हम आगे समझते हैं। एंड आई एम नॉट, कि यानी वैसे तो देखा जाए तो मैं पूरी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन की बात किसी से नहीं कर सकती। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो मैं अकेली नहीं हूँ। क्यों? आई हैव लविंग पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं दोस्त पुकार सकती हूँ, जो मेरे दोस्त की तरह हैं, जिनके साथ मैं घुल मिल जाती हूँ, बातचीत करती हूँ। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, आई हैव अ फैमिली, और मेरा एक
पूरा परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, और मेरे को बहुत प्यार और स्नेह देने वाली चाचियाँ हैं और एक ही बहुत प्यारा घर भी है मेरे पास में। तो ये सब चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मन से अकेला इसलिए महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी मन की बात हर किसी के साथ नहीं कर सकती, और मेरी मन की बात करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं बात करके अपने आप को हल्का महसूस कर सकूं। हर किसी से मैं कोई भी बात कर भी नहीं सकती। हालांकि चारों तरफ मेरे लोग हैं, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन डायरी को वो कहती है, डायरी पे वो सोचती है कि अब मैं लिखूंगी, जिसको सब चीज़ें मैं बताऊंगी जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं उनके बारे में। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except का मतलब होता है कि अलावा my one true friend, यानी एक सच्चे मित्र के अलावा वो कहती है मेरे पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ध्यान नहीं रखता या मुझे कोई प्यार नहीं करता। अच्छे पेरेंट्स हैं, अच्छी फैमिली है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी चाचियां हैं, दोस्त भी हैं लगभग 30, लेकिन एक सच्चा मित्र मेरे पास नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इन हैविंग अ गुड टाइम। अब मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा समय भी गुजारती हूँ, लेकिन तब मैं महसूस करती हूँ कि एक इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं सच्चा मित्र कहूँ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यानी कि ऐसा कोई नहीं है इनमें से जिसके साथ में रोज़ घटने वाली जो ऑर्डिनरी यानी साधारण बातें जो हैं वो डिस्कस कर सकूं, जो मेरे दिमाग में विचार आते हैं उनके बारे में। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं किसी के साथ भी अपने आप को इतना ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा खुल नहीं पाती हूँ हर किसी के साथ में। तो इसलिए मुझे लगता है कोई सच्चा मित्र जिससे कि मैं बिल्कुल एकदम फ्रीली हर कोई बात कह सकूँ और वो उसको समझ भी सके। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है किसी को गोपनीय बात बताना। वो कहती हो सकता है कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ कि मैं अपने मन की बात हर किसी को नहीं कहती। मुझे लगता है कि इनमें से मेरा सच्चा मित्र कोई नहीं है जिससे कि मैं अपने मन की बात कर सकूं, हर छोटी से छोटी बात कह सकती हूँ। हो सकता है कि ये मेरी ही गलती हो, लेकिन फिर भी वो आगे क्या कहती है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, यानी कि हर किसी पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, लेकिन जो आज की परिस्थिति है वो ऐसी ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लाइबल टू चेंज, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि ये बदलने वाली है। लाइबल यानी उत्तरदायी, कोई इसके लिए उत्तरदायी भी नहीं है और ये बदलेगी भी नहीं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक डायरी लिखना शुरू करती हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अगर मन से अकेला महसूस कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है, तो इस डायरी को ही मैं मित्र बना लेती हूँ जिसमें मैं सब कुछ खुल के लिख सकती हूँ। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, और इमेज का मतलब होता है चित्र या प्रतिबिंब। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है बहुत समय से आप जिसका इंतज़ार कर रहे हो। फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। तो वो कहती है कि ये जो डायरी है, जैसी मैंने कल्पना करी थी कि कोई मेरा ऐसा मित्र होगा जिससे मैं बात करूँगी, बिल्कुल उस चीज़ को परफेक्टली प्रूव करती है कि ये वहाँ पे फिट बैठती है डायरी, तो ये मेरी मित्र की तरह काम आ सकती है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जॉट डाउन का मतलब होता है जल्दी से संक्षेप में कोई बात को लिखना कि भैया आपने सुबह क्या किया, दोपहर में क्या क्या, ऐसे। तो वो कहती है कि मैं इसके अंदर वो सारी की सारी पूरे अपनी दिनचर्या की घटनाओं को घटित जो हुई हैं वो नहीं लिखना चाहती। मैं इसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने दोस्त को बोलती हूँ, सुनो आज ऐसा हुआ, तुम क्या बताना चाह रही हो, मैं क्या सुनना चाह रही हूँ, इस तरह से मैं इसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपना दिनचर्या नहीं लिखना चाहती जैसे लोग बाग अपनी डायरी में लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया। द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपनी इस दोस्त को एक नाम भी दूंगी, और उसने उस डायरी का नाम रखा किटी की। अब से ये मेरी दोस्त है जो मेरी डायरी है, और इसको उसने नाम क्या दिया, किटी। तो किटी से आगे वो क्या बातें करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे।
उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। आंसर्स हम करेंगे अपने पार्ट 2 में। अभी हम सिर्फ इन क्वेश्चंस को समझेंगे, आप लोग कोशिश करिएगा इनके आंसर लिखने की। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, कि एक ये बहुत ही विचित्र अनुभव कैसे था एन फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि उसने पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी और वो उसको एज अ फ्रेंड भी ट्रीट करना चाहती थी और उसको ये लगता था कि कोई भी मेरी डायरी में क्यों इंटरेस्टेड होगा। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी, वो एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी, वो इसलिए लिखना चाहती थी, एक डायरी रखना भी चाहती थी, लिखना भी चाहती थी उसमें, कि उसको एक फ्रेंड की तरह वो ट्रीट करती, उसे अपना दोस्त मानते हुए, ताकि वो अपने मन को हल्का कर सके, उसमें अपनी सारी बातें लिख सके। वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, ये ऐसा क्यों लगता है एन को कि वो लोगों के अंदर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं दिखा पाएगी जितना कि वो अपनी डायरी में, यानी हर चीज़ खुल के वो अपनी डायरी को बता सकती है लेकिन लोगों को नहीं बता सकती। इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं उसे प्यार करने वाले, लेकिन वो खुल के किसी के सामने नहीं आ पाती थी, तो उसको लगता था कि शायद डायरी में वो सब कुछ लिख पाए जो भी उसके मन में चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. प्लंज का मतलब होता है, प्लंज इन का मतलब होता है जल्दबाजी में शुरू करना। फिर वो कहती है कि चलो मैं अपनी डायरी लिखूंगी, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन इस डायरी में अगर मैं फटाफट स्टार्टिंग मतलब जैसे ही प्लंज इन यानी तुरंत इसके अंदर शुरुआत कर दूँ कोई भी घटना से, तो शायद कोई मेरी इस डायरी को समझ नहीं पाएगा। आई डिड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। पर वो कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे इस डायरी को शुरू करने के लिए पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्केच यानी मेरे बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी। स्केच का मतलब होता है रूपरेखा। तो इस डायरी को शुरू करने से पहले अपनी थोड़ी सी रूपरेखा मैं इसमें स्टार्ट करूँगी, ताकि अगर कोई बाद में मान लो मेरी डायरी पढ़ता भी है तो उसको पता रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, किसकी डायरी है और इसमें क्या बातें आगे आने वाली हैं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, वो कहती है मुझे ऐसा पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं इससे शुरुआत करती हूँ। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। वो कहती है कि मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पिता में से एक हैं और वो जब तक 36 साल के नहीं हुए थे उन्होंने शादी नहीं करी थी। एंड शी वॉज 25, मेरी माँ से उन्होंने शादी करी जब वो 25 साल की थी और वो 36 ईयर्स के थे, तब तक उन्होंने शादी नहीं करी थी, उसके बाद में करी। माई सिस्टर मार्गोट, बहन का नाम क्या है उसकी, मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, उसका जन्म कहाँ पे हुआ, फ्रैंकफर्ट में हुआ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब आपके क्विज़ के क्वेश्चंस आएँ तो वो आप आराम से आंसर कर पाएंगे कि जब उसके पिता की शादी हुई तब उनकी उम्र 36 साल थी, उनकी माँ की उम्र 25 साल थी। उसकी जो बहन है उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर एन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो मार्गरेट उनकी बहन का नाम है, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट और उसका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था इन जर्मनी। 1926 में फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में उसकी बहन का जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, वो कहती है कि जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड, एमिग्रेटेड का मतलब होता है विदेश में चले जाना, वहाँ प्रस्थान कर जाना। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए थे, टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर, अब वो अपनी माँ का नाम भी बताती हैं, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, तो उनकी माँ का नाम क्या है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उनकी बहन का नाम क्या है, मार्गरेट, और उसके फादर का नाम क्या है, ऑटो फ्रैंक। ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और उसकी माँ यानी 1933 में पहले उसके जो फादर हैं वो हॉलैंड चले गए, उसके कुछ समय के बाद में उनकी जो मदर है वो अब कब गई, वो सितंबर में उनके साथ गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचन टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, और वो कहते हैं मुझे और मेरी बहन को एचन मेरी दादी जी के पास कुछ समय के लिए भेज दिया गया, हम वहाँ रहे। फिर मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और उसके बाद मार्गोट भी
दिसंबर में, यानी दिसंबर के महीने में वो भी वहाँ हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फिर मैं उसके बाद में उसको फॉलो करते, यानी उसके पीछे पीछे मेरे को फिर वहाँ पे फरवरी में बुला लिया गया, यानी मैं भी फरवरी में चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। प्लंक डाउन का मतलब होता है पटक देना, जबकि मुझे मार्गरेट के बर्थडे के दिन वहाँ टेबल पर पटक दिया गया, मतलब यहाँ कि मैं फरवरी में वहाँ पहुँची उसके बर्थडे पर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल। फिर वो कहती है कि मैंने अपनी पढ़ाई जो है मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल से शुरू करी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं जब तक 6 साल की हुई तब तक मैं वहाँ पर रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus. The headmistress, यानी कि वो कहती है कि मैंने पहली कक्षा से लेकर 6ठी क्लास तक वहाँ पे पढ़ाई करी, और जब वो 6ठी क्लास में थी तो उनकी जो क्लास टीचर थी वो हेडमिस्ट्रेस थी उनके स्कूल की ही, जिनका नाम था मिसेस क्यूपरस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड टू अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी कि हम लोगों ने जब एक दूसरे को विदा किया, यानी कि अब उसका समय हो गया था कि इसको दूसरे स्कूल में जाना था, दूसरी जगह जाना था, तो जब वो अपने टीचर से दूर होने की जब स्थिति आई तो दोनों ही, यानी टीचर भी, उसकी हेडमिस्ट्रेस भी, जो उसकी 6th क्लास में जो टीचर थी, क्लास टीचर होंगी वो, और एनी फ्रैंक और उसकी क्लास टीचर, दोनों ही फूट फूट कर रोए, यानी उनको बहुत दुख हो रहा था कि उन्हें एक दूसरे से दूर होना पड़ रहा है। विदाई के समय, फेयरवेल यानी विदाई। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। अब वो कहते हैं कि 1941 की गर्मियों में उसकी जो दादी जी हैं वो बीमार हो जाती हैं। एंड आई हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो वो कहती है कि उस समय जब उसकी दादी जी बीमार हुई उसी टाइम उसका बर्थडे भी आया, लेकिन क्योंकि दादी माँ का ऑपरेशन हुआ था तो वो सेलिब्रेशन जो है वो नहीं मनाया गया। समारोह होता है सेलिब्रेशन का मतलब, और इंटेंडेड का मतलब होता है प्रयोजन में, क्योंकि इस उपलक्ष्य में वो समारोह मनना चाहिए था उसका बर्थडे का, लेकिन वो नहीं मना पाए क्योंकि उस समय उसकी दादी जी बीमार थी और उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उसका जो जन्मदिन है वो ऐसे ही गुजर गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। तो 1941 में ग्रैंडमा बीमार हुई और उनका ऑपरेशन हुआ, और फिर 1942 में ग्रैंडमा जो है वो पास्ट अवे यानी उनकी मृत्यु हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, यानी कि मैं उनको बहुत मिस करती हूँ अपनी ग्रैंड माँ को, क्योंकि वो काफ़ी अटैच थी अपनी ग्रैंड माँ से, दादी जी से। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड, यानी इंटेंडेड का मतलब मैंने आपको बताया इसी प्रयोजन में, इसी उपलक्ष्य में, कि अब जब 1942 में जब उसका दोबारा बर्थडे आया तो टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो इस बार मेरा जन्मदिन मनाया गया दादी जी के जाने के बाद में, और एक मोमबत्ती उनके नाम की भी जलाई गई इस सेलिब्रेशन में। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कौन? उसके माता पिता, वो और उसकी बहन। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब वो बोलती है कि और अब मैं आगे की आज से जो शुरू होने वाली घटनाएं हैं, जब उसने वो डायरी लिखनी शुरू करी उस दिन क्या डेट थी, 20 जून 1942 पे पहुंच जाती हूँ, और अब मैं आगे की घटनाएं इसमें लिखूंगी। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ इस डायरी को लिखने में, कि अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने मन की हर बात इस डायरी में लिख सकूँ। सोलम मतलब सत्यनिष्ठ, यानी सच्चे रूप से। डेडिकेशन यानी समर्पण। वो कहती है मैं सत्यनिष्ठ से पूरे समर्पण के साथ अब इस डायरी को स्टार्ट करती हूँ, और डेट क्या है, 20 जून 1942। अब जहाँ तक अभी हमने पूरा ये चैप्टर पढ़ा है उसके 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, कि सबसे पहले कि एन फ्रेंच ने अपने जीवन के बारे में एक आपको ब्रीफ स्केच यानी छोटा सा पूरा का पूरा जीवन के बारे में क्यों बताया, जीवनी जो उसकी अब तक घटित हुई, ताकि लोगों को इंट्रोडक्शन हो सके कि आखिर वो किसकी डायरी पढ़ रहे हैं। वॉट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, आपको कैसे पता चलता है, कौन सी घटना से पता चलता है कि एन फ्रैंक अपनी दादी जी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो खुद ही कहती हैं कि सेकेंड बर्थडे जब मनाया गया तो उनके नाम की मोमबत्ती भी
जलाई गई, उनको याद भी किया गया और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो अब बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर कि अब अपनी फ्रेंड किटी, जो एन फ्रैंक ने अपनी एक फ्रेंड के रूप में जिसको कंसिडर किया है डायरी को, उसमें वो क्या क्या चीज़ें लिखती हैं। सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून 1942 और दिन है शनिवार। डियरेस्ट किटी यानी प्यारी किटी, क्योंकि उसको वो फ्रेंड मान रही है तो वो ऐसे स्टार्ट करती है। आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट यानी कि कल्पना करना, और क्वैकिंग का मतलब होता है बातें करना। आवर एंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट यानी चिंतन से कांपना भी कह सकते हैं आप इसको। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. अब क्वैकिंग इन इट्स बूट यानी हम लोग सब अपनी बातें कर रहे थे, फुसफुसाहट चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और किस बारे में बहुत ही चिंतन कर रहे थे, किसी एक टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था कि उस दिन उनको ये बताया जाने वाला था कि कौन सा बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होगा और किसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कौन पास होगा और किसको वही क्लास दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी से ज़्यादा जो कक्षा थी वो आपस में शर्तें लगा रही थी। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. वो कहती कि मैं और मेरी एक दोस्त जिसका नाम उसने लिखा है GN और मैं, उन लड़कों के ऊपर हंस रहे थे जो पीछे बैठे हुए थे, जो हमारे पीछे थे। और इसकी फ्रेंड का नाम इसने GN कहा है, और ये दोनों हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और किस बारे में बातें कर रहे थे कि उनके पीछे जो लड़के बैठे हुए थे उनमें से एक का नाम था CN एंड जैक्स। तो CN और जैक्स जो इनकी पीछे वाली सीट पे बेंच पे बैठे हुए थे वो बातें कर रहे थे। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे हैविंग ऑन देयर बेट। स्टेक का मतलब होता है दाव पर लगा दिया था। उन्होंने अपना पूरा जो छुट्टियां हैं वो इसी बात के ऊपर बेट लगाने में, शर्त लगाने में दाव पे लगा दी थी। और वो बात क्या थी? एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर रात तक वो एक ही बात करते थे। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। एक जना दूसरे को कह रहा था कि तुम तो पास हो जाओगे, दूसरा कह रहा था कि मैं नहीं होऊंगा। वो फिर कहता है कि नहीं तुम पास हो जाओगे, तो वो दूसरा कहता है कि नहीं मैं नहीं होऊंगा। और वो दोनों आपस में शर्तें लगा रहे थे इसी बारे में। और इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां जो है वो निकाल दी। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट। ग्लांसेस मतलब होता है निगाहें, और आउटबर्स्ट का मतलब होता है भड़ास। और इन्हीं की बातें सुनते सुनते मैं और मेरी जो फ्रेंड हैं उन लोगों को बहुत ही, हमने अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे और हंसते भी जा रहे थे उनको सुन सुन के कि कितनी देर से ये लोग यही बातें करे जा रहे हैं। कांट काम देम डाउन, हम उनको शांत भी नहीं कर पा रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब वो कहती हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी क्लास में आधी से ज़्यादा क्लास ऐसी है जो कि आगे प्रमोट होने लायक नहीं है। डमीज़ का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। वो दोनों आपस में बात करती हैं कि वैसे देखा जाए तो हमारी जो कक्षा है उसमें आधी से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो मूर्ख हैं, जिनको कुछ नहीं आता, उनको वैसे यहीं पर रोक देना चाहिए। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती, कि उनको कोई नहीं समझ सकता। तो वो कहती है कि वैसे तो देखा जाए तो जो बच्चे हैं कक्षा के उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन टीचर्स भी इस दुनिया में ऐसे अनोखे प्राणी हैं जिनके ऊपर कोई भी बात नहीं की जा सकती। ये नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि वो क्या करेंगे। क्यों? क्रीचर्स ऑन अर्थ, कि वो ऐसे प्राणी हैं धरती के ऊपर जिनका कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सभी को प्रमोट कर देते हैं ज़्यादातर। उसका कहने का मतलब ये था। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। वो कहती है मुझे अपनी जो मेरे साथ की जो सहपाठी मेरी फ्रेंड्स थी लड़कियाँ, उनके लिए और मेरे लिए चिंता नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो लोग तो पास हो जाएंगे, आगे प्रमोट हो जाएंगे। विल मेक इट यानी हम ऐसा कर लेंगे, यानी हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, हमें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। वो कहती सिर्फ एक मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे लगता है कि मेरे को थोड़े कम नंबर आ सकते हैं।
एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और तब तक, अनटिल देन यानी तब तक हम लोग यही कह सकते हैं एक दूसरे को, नॉट टू लूज़ हार्ट यानी हिम्मत मत हारो और हमारा जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही रहेगा। एक दूसरे को हम सांत्वना देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। और मेरे जितने भी अध्यापक थे उनके साथ मेरा अच्छा व्यवहार था, मैं उनके साथ मेरा तालमेल बहुत अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। और वो मेरे 9 टीचर्स जो हैं उनमें से 7 जेंट्स टीचर हैं, 7 men and 2 women और 2 महिला अध्यापिकाएं भी हैं। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। वो कहती है कि उसके जो एक अध्यापक हैं जिनका नाम है मिस्टर केसिंग, वो हमेशा उससे नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो बातें बहुत ज़्यादा करती है। और वो क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। ओल्ड फॉगी यानी पुराने फैशन के, और एनॉयड यानी नाराज़, कि मेरे जो मैथ्स के टीचर हैं वो ओल्ड फैशन हैं और मुझसे हमेशा नाराज़ रहते हैं, जिनका नाम मिस्टर केसिंग है। और वो क्यों नाराज़ रहते हैं, क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ। आई एम अ टॉकेटिव गर्ल, बातूनी लड़की हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स यानी उन्होंने मुझे बहुत बार चेताया, वार्निंग्स भी दी कि मैं कम बोलूँ, मुझे कम बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और एक दिन उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क, गृह कार्य, अतिरिक्त गृह कार्य, असाइंड मी यानी मेरे को काम करने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे ही डाला। एन ऐसे ऑन दी सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और किस टॉपिक पे लिखने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि तुम बातें बहुत करती हो, तुम चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर ही लिख के लेके आना, यानी एक बातूनी इस टॉपिक के ऊपर तुम अब एक कल लेख लिख के आओगी। ये तुम्हारा होमवर्क है, एक्स्ट्रा होमवर्क जो सिर्फ मुझे दिया गया क्योंकि मैं बातें बहुत करती थी। फिर क्या हुआ, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, यानी कि एक बातूनी लड़की, उसके बारे में और हम क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। फिर मैंने सोचा चलो इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी। डिसाइडेड यानी निश्चय करना, और मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और मैंने वो जो टाइटल उन्होंने दिया था, यानी जो मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दिया था, उसका जो टॉपिक था वो अपनी नोटबुक में लिख लिया। टक्ड इन का मतलब होता है अंदर रखना, और जॉटेड डाउन का मतलब याद करने के लिए, नोट करते हैं ना हम लोग कि भाई हमें भूल नहीं जाए तो हम उसको लिख लेते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं जॉटेड डाउन। द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। टक्ड इट यानी उसको मैंने बैग में रख दिया और मैंने थोड़ा चुप रहने की कोशिश करी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। अब जब मैंने उस दिन अपना पूरा गृह कार्य पूरा कर लिया जो स्कूल में सबके साथ दिया गया था, तो मेरी नज़र जो है वो उस टॉपिक के ऊपर गई जो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिस्टर केसिंग के द्वारा दिया गया था। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। चिविंग द टिप ऑफ माई, चिविंग का मतलब होता है ऐसे चबाना दांत से। टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने पेन की टिप को मुंह से चबाते हुए मैं सोचने लगी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। दो चीज़ें हैं convincing arguments। वो कहती है कि बहुत इजी है कि मैं बड़े बड़े चौड़े चौड़े शब्दों में लिख दूँ, दूर दूर करके लिख दूँ और पन्ना भर दूँ कुछ भी छोटा मोटा लिख के, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब मुझे एक होमवर्क दिया ही गया है तो मैं उसके बारे में अपने कुछ बुद्धि वाले विचार लिखना चाहूँगी जो कन्विंस कर सकें, अगले व्यक्ति को समझा सकें कि ये जो टॉपिक है ये सही है या नहीं है। रैम्बल्टन यानी इधर उधर की बातें तो कोई भी कर सकता है, पर मैं वो करना नहीं चाहती। कन्विंसिंग यानी कोई भी बात अगर मैं लिखूं तो उसको बहुत तरीके से लिखूं, यानी युक्तिपूर्ण तरीके से मैं इस टॉपिक को प्रेजेंट करूं। आर्ग्यूमेंट्स यानी बात, और असाइंड यानी दिया गया। तो वो कहती है कि अब नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बोलने की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में अगर मैं लिखूंगी तभी ये जो एक बातूनी टॉपिक जो मुझे दिया गया है इसके साथ सही तरह से न्याय हो पाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट दोबारा सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक, सडनली यानी अचानक,
आइडिया यानी विचार, मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने उस टॉपिक के बारे में 3 पन्ने लिख डाले। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, जो मिस्टर केसिंग ने मुझे काम दिया था वो मैं पूरा कर चुकी और मिस्टर केसिंग उसको पढ़ के संतुष्ट भी हो गए कि मैंने बिल्कुल सही लिख के दिया। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my brother talked as much as I did, if not more, and that there's not much more can do about the inherited traits। यानी inherited traits का मतलब होता है वंशानुगत, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है। वो कहती है कि मैंने इस टॉपिक के बारे में लिखा कि ये बच्चों के अंदर अंदरूनी रूप से ही होता है कि वो बातूनी होते हैं। इनहेरिटेड यानी वंशागत, टाउट यानी विशेषताएं। तो वो कहती है कि बच्चों के अंदर शुरू से ही होता है दैट आई वुड, लेकिन फिर भी यानी बातें करना बच्चों के अंदर स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बोलूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगी, अंडर कंट्रोल रखूँगी, नियंत्रित रखूँगी। पर वो ऐसा कहती है बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, लेकिन मैं इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाऊँगी, अपने आप को क्योर नहीं कर पाऊँगी, बाहर नहीं निकाल पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं और ऐसा माना जाता है कि ये वंशानुगत है, यानी आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बातें करने की जो कला है ये ट्रांसफ़र हो गई है। और बच्चे तो वैसे भी बहुत बोलते हैं और मुझे तो मेरी माँ से मिली है ये आदत, क्योंकि वो भी बहुत बातूनी है। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस की, जो बहस मैंने उसमें लिखी, जो मैंने उसमें एक अपनी तरफ से पॉइंट रखा कि ऐसा इसलिए है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बोलूँ। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा बातें करते हैं, बातूनी होते हैं, और मैं भी हूँ, और मुझे ये मेरी माँ से मिला है क्योंकि मेरी माँ बहुत बातूनी है। फिर भी आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूँगी, कंट्रोल करूँगी कि मैं कम बोलूँ। इस बात को पढ़ के मिस्टर केसिंग जो हैं उनको हंसी आई। और बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन अगला पार्ट जब वो पढ़ा रहे थे तब भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उसी तरह बातें मैंने करनी जारी रखी। तो उन्होंने मुझे दोबारा से एक होमवर्क दे डाला। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि आपकी बार जो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया वो ये दिया कि ना रुकने वाला बातूनी बच्चा। इनकरिजिबल चैटर बॉक्स की एक ऐसा बातूनी जिसको रोका ही नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। फिर इसके बारे में भी वो कहती है मैंने एक लेख लिख के उनको दे दिया और वो संतुष्ट भी हो गए, उन्होंने मुझे इसके बाद में कुछ नहीं कहा। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही डिड फाइनली हैड इनफ। और अब तीसरा पार्ट जब उन्होंने पढ़ाया तब वापस मैं उसी तरह से बातें कर रही थी, तो उन्होंने कहा अब तो पर्याप्त हो गया, यानी बहुत हो गया, ये लड़की बात करना बंद ही नहीं करती। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड। और उन्होंने कहा कि एनी फ्रैंक तुम लगातार बातें करती रहती हो। उसको फर्स्ट लेसन में पनिशमेंट मिला था चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी के ऊपर लिखने के लिए। दूसरा जब वो लेसन पढ़ाया तब भी वो रुकी नहीं, वो बातें करती रही, तो उसको सेकंड पनिशमेंट मिला इनकरिजिबल चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए। और जब मिस्टर केसिंग 3rd चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी वो बातें कर रही थी, तो अब की बार फिर से उसको उसके जो टीचर हैं उन्होंने फिर से एक टॉपिक दे डाला, एक्स्ट्रा होमवर्क दे डाला और उसको कहा कि अब आप वापस से एक लेख लिख के लाओगी। और उसका टॉपिक उन्होंने दिया क्वैक क्वैक क्वैक। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स की क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, इस टॉपिक के ऊपर कि जिस तरह से बतख सारा दिन कौं 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 करता रहता है वैसे ही तुम करती हो, तो तुम इसके ऊपर एक लेख लिख के लाओगी। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, यानी पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लग गई, वहाँ शोर होने लग गया और मुझे भी हंसी आ गई क्योंकि मुझे पता था मेरी गलती है। दो आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, क्योंकि वो कहती है कि अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी इस टॉपिक के बारे में लिखते हुए, मेरे सारे विचार ख़त्म हो गए थे, मैंने बहुत कुछ पहले ही
लिख दिया था, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एज समथिंग ओरिजिनल। अब वो कहती है कि अगर अब की बार मुझे इस टॉपिक पे लिखना है तो मुझे कुछ नया लिखना पड़ेगा, कुछ अलग हटके लिखना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल हो, जो वास्तव में ऐसा होता हो। माई फ्रेंड सने हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी। मेरी दोस्त जिसका नाम सने है, उसने मुझे मदद करने के लिए वो आगे आई और उसने मुझे प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसमें। राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग, कि शुरू से जब तुम ऐसे लिखोगी तब से मैं स्टार्ट करके एंड तक तुम्हारे को इसमें हेल्प करने वाली हूँ। क्वैक का मतलब होता है बतख की तरह कां कां करना। मिस्ट्रेस यानी स्वामिनी। एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ। और इनजेन्युइटी यानी प्रतिभाशाली। तो वो कहती है कि अब मुझे वापस से उस टॉपिक के ऊपर लिखना था, तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हम कुछ डिफरेंट करेंगे। एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और उसने कहा कि हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे एक कविता के रूप में। वर्स मतलब होता है कविता, और मैं बहुत खुशी से उछली। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ इट्स दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, कि वो समझ गई कि मिस्टर कैसिंग जो है वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बेहुदा टॉपिक के कारण। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, मजाक करने वाला टॉपिक, और वर्स यानी कविता। तो समझ जाती है कि जो उसके टीचर हैं वो एक इस टॉपिक को दे के उसका मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक मनोरंजन के रूप में उन्होंने ले लिया है। बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। तो अब वो कहती है जब वो मजाक ही कर रहे हैं तो मैं ऐसा कुछ लिखूंगी ताकि ये मजाक मेरे ऊपर नहीं हो के उनके ऊपर ही बन जाए। यानी वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कुछ ऐसा लिख देती हूँ जिससे कि मेरा तो मजाक नहीं बने, उनका बन जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father. अब वो लिखती है कि मैंने उसको एक कविता के रूप में लिखा, और इस कविता में मैंने एक कहानी सी लिखी कि ये कहानी किसकी है। एक मदर डक, एक माँ जो बतख है, एंड फादर स्वान, और एक पिता जो हंस हैं, और उनके 3 बच्चे हैं। बेबी डकलिंग्स यानी उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको मार दिया जाता है। बिटन यानी पीटा जाता है, मारा जाता है। किसके द्वारा? उनके फादर के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे, क्वैक 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 सारे दिन बोलते रहते थे, तो उनके फादर ने ही उनको मारा। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली यानी कि मैं खुशकिस्मत थी कि जो मैं बात कहना चाह रही थी वो मजाक में ही मेरे टीचर ने ली। He read the poem to the class, adding his own comments, और उन्होंने उस कविता को पूरी कक्षा के सामने पढ़ा और अपनी टिप्पणी भी उसमें शामिल कर दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी की दूसरी क्लासेस में भी उन्होंने उस कविता को सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस दिन के बाद से मुझे बातचीत करने की अनुमति मिल गई, यानी मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता था। इसको एक नॉर्मल चीज़ की तरह उन्होंने लेना शुरू कर दिया, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और क्वैक का मतलब होता है ठहाका लगाना, कमेंट्स यानी टिप्पणी, कॉन्ट्ररी यानी इसके विरोध में, असाइंड यानी नियुक्त करना, और जोक्स यानी चुटकुला। तो ऑन द कॉन्ट्ररी यानी इस बात के विरोध में, मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, यानी अब उन्होंने भी मजाक करना शुरू कर दिया था, अब वो भी चुटकुले सुनाने लग गए थे। यानी उनका भी थोड़ा नेचर चेंज हो गया था कि बच्चों के साथ नॉर्मल रहें, बच्चे मजाक करते हैं, बातचीत करने की बच्चों की आदत होती है, तो वो भी हमारे साथ अब शामिल हो गए। और जो कविता मैंने लिख के दी उसको उन्होंने बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं लिया और बुरा नहीं माना। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके। योर्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन, कि ये जो डायरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तुम्हारी प्रिय मित्र एंड उसने लास्ट में लिखा। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, जो आंसर्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में। अभी सिर्फ इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हिंदी में मैं इनके अर्थ आपको समझा देती हूँ। वाई वॉज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एन, यानी मिस्टर केसिंग जो हैं वो एन से नाराज़ क्यों थे। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, उन्होंने उसको क्या करने के लिए कहा। वो उससे नाराज़ थे क्योंकि वो बहुत बातें करती थी, और उन्होंने उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि वो एक बातोनी टॉपिक के ऊपर लिख के लेके आए। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, जो ऐसे का जवाब जो लेख एन ने लिखा उसमें उसने इस चीज़ को सही कैसे बताया कि
बातें जो करना बच्चों की एक आदत होती है। उसने लिखा कि बच्चों की आदत होती है बातें करना, वो अपने आप को रोक नहीं सकते, ये एक ह्यूमन नेचर है, इसके बारे में उसने लिखा। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको लगता है कि मिस्टर केसिंग जो है वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? बिल्कुल सही, क्योंकि शुरू में ऐसा लगा कि वो स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने भी अपना नेचर चेंज कर लिया। वॉट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? और किस कारण से एन फ्रैंक ने जो थी उनको, उनके जो टीचर थे मिस्टर केसिंग, उन्होंने बातचीत करने की परमिशन दे दी, जब उनको समझ में आ गया कि ये बच्चों का स्वाभाविक नेचर होता है कि वो हंसते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, मजाक भी करते हैं क्लास में, तो वो इस चीज़ को समझे और उन्होंने उसको परमिशन दी बच्चों को कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बात करते हैं तो कुछ नहीं होता, और वो खुद भी उनके चुटकुलों में शामिल हो जाते थे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक आप लोग सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लिख के याद करिएगा, और कल मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।